और समीकरणों का निर्माण करना, उनको बनाना। लेकिन हमें रासायनिक समीकरण सही तरीके से बनाने नहीं आ रहे थे कि रासायनिक समीकरणों में समस्याएँ आ रही थी, तो हमें अलग से एक वीडियो बनाने की सूझी, तो हमने एक नया वीडियो आपके लिए तैयार बन के स्टार्ट, लेट्स गो। सबसे पहले हमें आप सबको तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ तक हम घर की बात करेंगे, तत्वों का ज्ञान कितना होना चाहिए? 1 से लेकर 30 तक के तत्व हैं, उनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के तत्वों का ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त और भी है। फिर बाद में 2 नंबर का चैप्टर तत्वों के ज्ञान के लिए हमें आपको बता दें, तत्वों ज्ञान में से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, ये सारे के सारे कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये सारे के सारे तत्व आपको ध्यान में होने चाहिए और बाद में उसके ये क्रमांक है, क्रमांक आपको हूबहू पता होना चाहिए कि 4 नंबर पर जैसे आता है बेरिलियम, तो आपको पता होना चाहिए 4 नंबर पर कौन सा तत्व आता है। 8 पर जैसे ऑक्सीजन है, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन 8 नंबर पर है। 14 नंबर सिलिकॉन है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आपको सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, तो आसानी से रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। ये हमारी पहली शर्त हो जाती है पूरी। अब हम दूसरी शर्त की बात कर लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है? नंबर 2 शर्त आती है अपनी, तत्वों का क्रमांक। यानी आपके जो सामने लिखे हुए क्रमांक है, वो आपको ज्ञात होने चाहिए। इसके लिए आपको बस रटना है, ये रटन विद्या है। देखो, इनको याद करने के कुछ तरीके भी होते हैं, शॉर्ट तरीके से ये लगभग 10 तक तो अपन रट लेते हैं। उसके बाद में ना मांगे आलू सी, पकौड़ी सफर, कल, अरे, कहाँ का, साइंस टीचर विनीता, कर, माँ नी, फे को नी, क्यों मेरी जान। तो ये सारे के सारे हैं, वो ऐसे इस प्रकार से आप रट सकते हो। चाहो तो मैं लिख देता हूँ, लिखूं या नहीं? लिख देता हूँ, चलो चलो मैं नहीं लिखूंगा, अटपटा सा लगता है। साइंस पढ़ा रहे हैं और इस टांग बातें करेंगे। आगे करते हैं तत्वों का क्रमांक। क्रमांक याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस जो मैंने बताया है उसका चैप्टर को याद कर लेना, बार बार रिपीट कर लेना, आपको समझ में आने लग जाएगी सब चीजें। फिर आता है क्रमांक, आपने याद कर लिया है, फिर 3 नंबर का अपने पास पॉइंट आएगा, वो होगा आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। बाहरी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इसके लिए आपको परमाणु का पता होना चाहिए कि परमाणु किस प्रकार से बन रहा है। जैसे हम बात करते हैं, चलो हाइड्रोजन के परमाणु की सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु है, बीच में नाभिक होता है और उसके चारों ओर कोष होते हैं। अब ये कोष क्या है, थोड़ा सा देखना। कोष, कोष यानी कक्षा, या इनको कक्षा भी बोल सकते हैं अपन। ये कक्षाएं होती है के, एल, एम और एन। कितनी कक्षाएं होगी है? के, एल और एम, एन कक्षाएं होती है। इसमें के कक्षा में, के कक्षा का नंबर है 1 है, एल का 2 है और एम का 3 है और एन का 4 है। यहाँ देखिए, आपको इसका ज्ञान होने के लिए इसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसको हमें नीचा लिख दे, बात बेटर रहेगा। इसे बोलेंगे सूत्र, ये कौन सा है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का, देखो कौन सा है?
2n², जहां n बराबर, ये सारे के सारे क्या है, n बराबर है, n बराबर 1, 1 का मतलब है पहला कोस, 2 का मतलब दूसरा कोस, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे पहले कोस की बात करते हैं, a बराबर 1 होता है, तो 2n सूत्र लगाओ, या 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर हो गया 2। तो पहले कोस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये समझने वाली सी बात है, या टफली मत लेना इनको। L बराबर 2 कहेंगे तो 2 गुणा 2 का स्क्वायर, यहाँ मैं कोष्टक में लिखने जा रहा हूँ, वो संख्याओं पर ध्यान रखना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 8। इसी प्रकार से M में 18 और N में 32। इस प्रकार से अधिकतम K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन और M में 18 इलेक्ट्रॉन और N में 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी परमाणु की। जैसे आपने हाइड्रोजन की बात की, तो हाइड्रोजन का परमाणु इस प्रकार से होता है। पहला कोष K कोष, K कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब चूंकि इसका नंबर कितना है, 1 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? सामान्य अवस्था में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो बाहरी कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 1 भर दिया है। ये लो, ये परमाणु इसका हो गया। हम थोड़ा सा बड़ा बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन परमाणु की बात करते हैं, नंबर कितना आता है इसका? 8। नंबर कितना आता है? 8 नंबर आता है। तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोष और लेते हैं, ये के कोष है। देखिए, के, एल, एम और एन, के, एल, एम और एन। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन यहाँ कितने हैं? इसकी खुद के पास ही 8 है, 2 तो हमने काम में ले लिए, बचे हुए कितने हैं? 6 है। तो हम बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। हो गए 5 और 1 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकलेगा? देखना एक बार, पहले कोष में कितने हैं? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 6। हो गए नंबर 8 पूरे। अब देखते हैं, चलो हम सोडियम का निकाल लेते हैं। सोडियम का नंबर कितना? 11। परमाणु देखना इसका, पहला और दूसरा कोष। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 11 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाहरी कोष में अधिकतम 8 ही भर सकते हैं। तो 8 2 10, फिर भी 1 बच गया। ये लो, ये M में आ जाएगा। ये लो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कोष के लिए कितना? 2, दूसरे के लिए 8 और तीसरे के लिए 1। नंबर हो गया 11। अब ध्यान देना और भी, चलो सिलिकॉन ले लेते हैं। सिलिकॉन का नंबर कितना? 14। ठीक है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8 4 5 6 7 8 और तीसरे में कितने हो गए? 8 तो 10 हो गए, बचे 14 नंबर। तो 1 2 3 और 4, यानी कि 2 8 और 4 हो गए 14। तो ये इनका साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाला जा रहा है। तो आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता लग गया है। इसके लिए हमें कोषों का ज्ञान होना चाहिए। कितने कोष थे? 4 कोष हैं, KLMN। अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है 1 नंबर का, कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो 2n²। अब वो पूछ रहे n क्या है, तो हमने कहा ये कोष हैं जिनका मान 1 2 3 4 हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इनकी संयोजकताएं भी देख ली। नहीं देखी संयोजकता? देख लेते हैं फिर। अब ध्यान देना मेरी बात पर। जैसे हम पहले की बात करते हैं, नंबर कितना पॉइंट हो गया? 3। अब चौथा पॉइंट,
जब आपको परमाणुओं का ज्ञान हो जाता है तो निश्चित रूप से आप संयोजकताएं भी निकाल सकते हो। जैसे आपने कहा सोडियम, सोडियम नंबर कितना था 11, 11 क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, पहले में 2 भरे, दूसरे में 8 भरे और 1 भर दिया। ठीक है। अब संयोजकताएं क्यों निकलती है, कोई भी तत्व है वो अपने आप को स्थायी बनाना चाहता है और स्थायी बनाने के लिए वो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाती है। अभी स्थायित्व क्यों होना चाहते हैं, ये कैसे होंगे, इन चर्चा कर लेते हैं। स्थायित्व के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ गैसों को देखेंगे। हीलियम, नियोन, इनको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, या इनको नेता गैस भी बोलते हैं, या नोबल गैस भी बोलेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो नंबर 2 का नंबर है 10, का नंबर है 18, 36, 54 और 36। लेकिन ये लास्ट वाला इसको भूल जाओ। अब इसमें देख लेते हैं, यही देखेंगे। का याद करने का तरीका वही बता रहा हूँ, शॉर्टकट है। हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो, इसका मतलब है कि हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखना, सोडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने कहा 2 8 10, सॉरी 2 8 1 है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में आपने कहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके आसपास आप देखिए कौन सी उत्कृष्ट गैस आ रही है, कौन सी नोबल गैस आ रही है, कौन सी नेता गैस आ रही है। तो कौन सी आ रही है, देखो नंबर इसका 10 है, ये इसके पास में है, तो ये नियोन के पास जाना चाहेगा। अगर नियोन के पास चला जाएगा तो ये नियोन की तरह स्थायी हो सकता है। तो यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे देगा। तो देने वालों पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश आएगा, और लेने वालों पर नेगेटिव आवेश आता है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नियोन के पास। तो इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1 संयोजकता हो जाएगी। दूसरा और देख लो, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर है 8, ये 2 और 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले कोष में आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में आपने कहा कि 6 है, गिनती तो आपको आने लग गई। ये 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब देखिए, अब क्या 6 इलेक्ट्रॉन देगा ये, नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो नाभिक है वो अस्थायी हो जाएगा। क्योंकि जिस नाभिक के पास 8 इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन धारण नहीं कर सकता, वो अस्थायी हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है। तो ये कहाँ जाएगा, नंबर 8 है तो इसके पास या तो ये हीलियम के पास जाए या नियोन के पास जाए। तो हीलियम के पास तो हमने कहा कि अस्थायी हो जाएगा, स्थायी होने के बजाय। तो ये कहाँ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ले लेगा। लेने वाला नेगेटिविटी चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 2 लेते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 2 8। ये देखिए, इसका भी यहाँ ध्यान देने की बात है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसने, तो यहाँ कितना बचा, 2 और 8। और देख लो, चलो हम N2 की बात कर ले हैं, नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा 2 और नंबर कितना है इसका, लिखे नहीं आपने, 7। कितना नंबर है, 7 नंबर है। तो 7 नंबर है तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5। अब ये देखिए, या तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे या 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, तभी 8 नंबर आएगा इसके पास। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, किसी से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 5 प्लस 3, 8 हो गए ना बाहरी कोष में।
बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इसका मतलब है इनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -3। इस प्रकार से हम इनकी संयोजकताएं सभी की ज्ञात कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे एक लिस्ट वाइज देखना, इनकी संयोजकताएं क्रम से चलती है, जैसे 1 -1 -2 -3 माइनस नहीं, फिर आता है प्लस की 4, जैसे कार्बन। अब आपकी संयोजकता हो गई है, परमाणु का ज्ञान आपको हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने निकाल लिया है, तत्वों का क्रमांक आपको पता है, तत्वों का ज्ञान आपको हो गया है, उनका नाम भी पता है, तो अब हम बना सकते हैं सूत्र। क्या बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। तो सूत्र बनाने के लिए हमने जो ऊपर वाले पॉइंट देखे उनका सबका इस्तेमाल करेंगे। देखना, सबसे पहला देख लेते हैं, आपने कहा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवा देते हैं। अच्छा, ये समझ में कम आएगा आपके, ये नहीं लेंगे, दूसरा ले लेते हैं, ये थोड़ा सा। आपने कहा कि सोडियम की अभिक्रिया हमने क्लोरीन से करवा दी। किससे करवाई, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन का संयोग करवाते हैं, तो देखना एक बार, ध्यान से देखना, इसका सब समझ में आ जाएगी। पहले कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे कोष में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर कितना है 11 और इसका है 17, 3 4 5 6 7 और 8। बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा इसके। इसी प्रकार से इसका बना लेते हैं, ये क्लोरीन का बना लेंगे, 1 2 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 और बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, इसके बाहरी कोष में है 1 इलेक्ट्रॉन और इसके है 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अगर इसी को कोई इलेक्ट्रॉन बेचारे को कोई दे देता है, ये देने वाला है और ये लेने वाला है, अगर कोई इसको दे देता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कहां चला जाएगा, आर्गन का नंबर है 17 18, 18 नंबर के पास चला जाएगा। 17 क्लोरीन का है, 1 आते 18 जाएगा, 18 किसका है, आर्गन का है, तो ये आर्गन के पास चला जाएगा। तो दोनों ही क्या हो गए, ये भी स्थायी हो गया और ये भी स्थायी। तो बोला तू भाई, तू 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे और 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तो क्यों ना अपन दोनों दोस्त बन जाते हैं। इस दोस्ती के चक्कर में Na क्लोरीन से अभिक्रिया करके NaCl का निर्माण कर देगा। यहाँ इसकी संयोजकता +1 है और इसकी -1 है, दोनों ने 1-1 संयोजकता ली है, एक इसके पास ले लेगा। अब देखिए यहाँ जो सूत्र बन रहा है, जो ये सूत्र बन रहा है, इस पर आपको ये 1-1 नहीं दर्शाना है, अगर ज्यादा होती तो हम जरूर दर्शाते। तो हम चर्चा कर लेते हैं, संयोजकताएं आपको ज्ञात रखनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार हम सूत्र नहीं बनाएंगे। जैसे आपने कार्बन से अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन की, अब याद रखना, मैं गैस को आणविक रूप में ना लिख परमाणविक रूप में ना लिखकर आणविक रूप में ही लिखूंगा। इसकी संयोजकता कितनी होती है, +4 होती है और इसकी -2 होती है। सूत्र क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो यहाँ इसकी संयोजकता है वो इसके ये वाला ले लेगा, क्योंकि भाईचारा बढ़ रहा है ना, तो ये वाला इसके दे देगा कि तू एक काम कर कार्बन, मेरे को 4 तू दे दे भाई, और 2 तू ऑक्सीजन के अणु है वो मेरे तू ले ले, तो ये 2 ऑक्सीजन ले लेगा। अब यहाँ ये कटती है तो संयोजक काट दो आपस में, जैसे यहाँ ये 2 से कट रही है, 2 एकम 2 तो +2 बचते हैं, यहाँ -1 बचता है, तो ये वाली संयोजकता इसके ऊपर लग जाएगी, यानी कार्बन की संयोजक कहां से ली गई, ऑक्सीजन के ऊपर से ली गई, ऑक्सीजन वाली कार्बन के ऊपर आ गई है, मतलब हम इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर देते हैं। और देख लो, बहुत सी आएंगी ऐसी, जैसे आपने हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करवाई, ऑक्सीजन से करवाई, इसकी +1 संयोजकता है और इसकी -2 संयोजकता है, तो यहां बनेगा H2O। क्या बन जाएगा,
H2O, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता इसके पास चली जाती है और इसके वाली इसके पास आती है। आपने जैसे एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करवाई? ऑक्सीजन से करवाई। तो यहाँ क्या बनेगा? एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है? +3 है और इसकी कितनी है? -2 है। तो 3 और -2, तो 2 वाली कटती है? नहीं कटती। नहीं कटती, 2 वाली एल्यूमिनियम के पास रह जाती है। तो एल्यूमिनियम के नीचे मैं 2 लगा देता हूँ। और ऑक्सीजन वाली कहाँ से, एल्यूमिनियम वाली कहाँ से ली गई? ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन लिख के मैं यहाँ 3 लगा देता हूँ। ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब भी आप समीकरण लिखोगे तो पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा। ये स्पेशली ध्यान रखना है कि पहला जो तत्व है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, दूसरा निगेटिव होना चाहिए। नियम नंबर 1, पॉजिटिव पहले, निगेटिव बाद में। पॉइंट नंबर 2, आपको पहला अक्षर बड़ा लिखना है। किसी भी तत्व अगर 2 अक्षर है, जैसे क्लोरीन में या इसमें एल्यूमीनियम में 2 अक्षर आपको दिखाई दे, तो पहला अक्षर ए बड़ा आएगा और दूसरा अक्षर कैसा आएगा? छोटा आएगा। पहले जो नाम जो पॉजिटिव है उसका नाम है, पॉजिटिव वाले का नाम है हूबहू लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिखेंगे, कार्बन है तो कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे। प्लस वालों की बात कर रहा हूँ, माइनस वालों की बात मैं नहीं कर रहा। अगर माइनस वाला है तो प्लस वाला हूबहू नाम होगा, ठीक है। और माइनस वाले के ऊपर हूबहू नहीं होगा, माइनस वाले के लास्ट में क्या लग जाएगा? ज्यादातर आइड लग जाता है। क्या लग जाता है? आइड लग जाता है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनकी संयोजकताएं हैं वो अक्सर हमें ज्ञान नहीं होती है, तो इनके लिए हम कुछ आयन है सोच रखे हैं। इनके जो आयन, उनका आपको सही तरीके से ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग फिर बोलोगे कि सर ये आपने बताया नहीं, हम इसकी संयोजकता कैसे निकालें? क्योंकि आयन होते हैं उनकी संयोजकताएं हम पहले से फिक्स कर लेते हैं, निकाली हुई है, तो पहले से ही हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले क्या है ये, सब बड़ा कर लेते हैं। जैसे अमोनियम, अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4। इसकी जो संयोजकता होगी वो +1 होगी। ये अमोनियम आयन बोलेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन, ये N है, ध्यान रखना। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। नाइट्रेट है वो NO3, NO3 है, इसकी भी संयोजकता क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। कार्बोनेट है CO-2 संयोजकता है इसकी। सल्फाइड है, सल्फाइड की भी कितनी हो जाएगी? इसकी भी संयोजकता है, जैसे SO3 आता है, ये O बराबर में लिखना है ना, -2 ही संयोजकता होगी। सल्फेट की कितनी हो जाएगी? SO4 -2 ही होगी इसकी संयोजकता भी। फास्फोरस की सॉरी फास्फेट की कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन पहले निकाली हुई है, ये गलत लिख दिया। माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस, देखो हाइड्रोजन आवारा तत्व है ना, लाइक आवर्त सारणी में देखोगे तो ये क्लोरीन में भी आ सकता है और पहले वर्ग में और 17वें वर्ग में, दोनों में आ सकता है, क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन जो आपका नीचे वाला तत्व है जैसे सोडियम वगैरह उनके साथ आ सकता है। तो ये है हाइड्रेनियम आयन, ये हाइड्रेनियम आयन है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट था, ये सही लिखा गया था। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्या ही नहीं रहा है, इसको साथ पढ़ना भाई। हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको साथ पढ़ना, और ये सूत्र हो जाएगा इसका HCO -1 संयोजकता। इस प्रकार से आपकी इनकी संयोजकताएं, आपको ये आयन है उनका पहले से आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अम्ल हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको सामान्य भाषा में नमक गंधक का तेजाब बोलते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा H2SO4। नाइट्रिक अम्ल है HNO3 है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl। एसिटिक एसिड है CH3COOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है
Ma यार एन भी डिस्टर्ब करता है, MgOH का होल ट्वाइस यानी MgOH। पोटेशियम है उसका हो जाएगा KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का KOH। इनकी संयोजकताओं की वजह से इसके लगे हुए हैं धारणा, इनकी आपको -1 संयोजकता थी और इसकी कितनी थी, 2 थी, 2 वाली इसके ऊपर आ रही है ना, इसके होल लग रहा है क्योंकि दोनों को साथ रूप में लिखना पड़ता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो NH4OH। इस प्रकार के इनके सूत्र छोटे-छोटे हैं, वो आपको याद करने हैं, ज्ञात होने चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं समीकरण कैसे बनते हैं। अंतिम रूप से हम बात करेंगे अब कि समीकरण, हमने सारी बातें समझ ली, अब हमें समीकरण का ज्ञान होना, समीकरण का बनाना, का बनना या बनाना। समीकरण कैसे बनते हैं, इनके बारे में थोड़ा-सा अध्ययन अपन कर लेते हैं। जैसे आपने कहा, ये आपने कोई सूत्र लिख दिया कि अभिक्रिया आपने NaOH की अभिक्रिया, जो पहले हमने जो देखो जिनके आगे हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, क्षार है, याद रखिए। और जो ये हमेशा जलीय विलयन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, OH माइनस आयन प्रदान करते हैं, की ज्यादा चर्चा अपन बाद में करेंगे अम्ल क्षार में, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा जरूरी था। ये अभिक्रिया हम करवाते हैं किसी भी अम्ल से, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा देते हैं। तो याद रखिए पहला हमने बात की थी, पहले से ही ये पॉजिटिव होता है और दूसरा वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। पहला हाइड्रोजन पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अभिक्रिया कभी भी नहीं करेगा, पॉजिटिव वाला सदैव अभिक्रिया किससे करेगा, निगेटिव से करेगा, और निगेटिव वाला पॉजिटिव से करता है। तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl क्या बन गया, NaCl प्लस यहाँ से HOH। देखिए आप याद रखिए इस चीज को, जब भी पानी, मैं पानी की बात करूं तो ये जब H2O टूटता है तो ये 2 आयनों में टूटता है, याद रखिए H प्लस प्लस OH माइनस आयन में टूटता है। तो याद रखिए यहाँ तक देखिए आप, H प्लस है और OH माइनस है, इसका मतलब है यहाँ क्या बन रहा है, ये पानी बन रहा है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया है वो किससे करवा दोगे आप, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, H2SO4 से करवाते हैं। करवाने पर क्या होगा, ये देखने फिर से देखेंगे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब Na की अभिक्रिया किससे होगी, SO4 से। तो NaSO4, यहाँ संयोजकताओं का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना कि देखिए यहाँ Na की संयोजकता 1 थी और इसकी SO4 की आपने देखा था पीछे माइनस सल्फेट आयन की 2 थी, तो 2 वाली इसके ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ हम Na2SO4 करेंगे। प्लस यहाँ देखो वही बन रहा है, हाइड्रोजन है और OH है तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। संतुलित आप लोग करते रहना, क्योंकि संतुलित करना भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर संतुलित नहीं करोगे तो समीकरण वैसे ही गलत हो जाएंगे। मेरी बात अलग है, मैं संतुलित कर दूंगा बाद में, आप लोग करने की इनको कोशिश कर। चलो अब अभिक्रिया करवा लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl अम्ल से करवा दूं, करवाने पर देखो ये प्लस है और दूसरा माइनस, प्लस माइनस, पहला प्लस का ही आएगा, जैसे आपने प्लस माइनस तो MgCl, इसकी 2 संयोजकता है और इसकी 1 है, तो क्लोरीन की संयोजकता 1 थी और इसकी मैग्नीशियम की 2 थी, तो 2 वाली मैं इस पर डाल दी। तो यहाँ आइड लगा देते हैं, क्लोरीन के आगे क्लोराइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ से बन जाएगा वही आपका पानी। इसका मतलब ये तो सही है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करवा के क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। आगे और देख लेते हैं, और भी समीकरण देख सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन की है, अब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया है वो पानी के साथ करवा दूं, याद रखिए पानी को किस रूप में तोड़ोगे, H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये माइनस का पार्ट है, ये प्लस का पार्ट है, ये प्लस का है और ये माइनस का। अभिक्रिया करवा दो, क्या बनेगा, यहाँ से OH माइनस वाला के पास चला जाएगा,
कैल्शियम के पास चला जाएगा तो OH2 प्लस यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से ऑक्सीजन बची हुई है और यहाँ से हाइड्रोजन बचा हुआ है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे? एक्चुअली में जल का निर्माण करने, लेकिन यहाँ जल काम में आ जाता है, विलयन बन जाता है, तो यहाँ केवल उष्मा ही रिलीज होती है। पानी की भाप तो निकलेगी निकलेगी, आप देखते रहना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समीकरण, बहुत सारे समीकरण और बना सकते हो, आपको जो पीछे बताए गए थे जितने भी, आप उनकी तरह है सारे के सारे समीकरण बना सकते हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण बनाना बड़ा ही आसान है। बस आपको शुरुआत से बताया था कि आपको कुछ चीजों का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। उसमें पहला फिर से रिपीट कर लेता हूं मैं, आपको तत्व, नाम और प्रतीक चाहिए। दूसरा, तत्व, नाम, प्रतीक और क्रमांक। क्रमांक आपको बेहद जरूरी है, बिना क्रमांक के काम नहीं पड़ेगा। 3 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, उसका परमाणु संरचना पता होना चाहिए और कोषों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसकी संयोजकता, अगर आपको ये सब कुछ पता है तो संयोजकता आसानी से आप निकाल सकते हो, और संयोजकता यदि आपको ज्ञात है तो आप आसानी से सूत्र बना। तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं वो आप बेसिक रूप से हल कर लीजिए और आसानी से आप इनमें अच्छे से समीकरणों को समझ पाओगे और कर पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो राम राम, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 2 में चलेंगे अम्ल और क्षार। तब तक के लिए बाय बाय।